बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से, आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है सर। आप बताएं क्या हाल चाल है दानिश साहब। अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, 2 दहाइयों बाद पाकिस्तान ने एक अहम फैसला लिया और अफ़गानिस्तान के खिलाफ बाकायदा जंग का आगाज़ किया और पाकिस्तान अपने टारगेट्स हासिल भी कर रहा है। लेकिन ऐन उस वक़्त जब पाकिस्तान अपने टारगेट्स के बहुत करीब पहुँच चुका है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी का किला कमापस होने ही वाला है। चीन की तरफ से फ़ोन किया जाता है पाकिस्तान को और कहा जाता है कि साहब बहादुर हाज़िर आ जाओ। अब हमारे जो वज़ीर ख़ारिजा हैं इसहाक डार, वो वहाँ जाते हैं चीन, और उनको कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान में जो आप अमेरिका की जंग लड़े हैं, इसको बस आप यहाँ रोक दें, क्योंकि ये खित्ते के लिए खतरनाक है। सर, अगर एक ऐसे वक़्त में जब पाकिस्तान अपनी कामयाबी के बहुत करीब है, इस जंग को अगर रोक दिया जाता है, तो अफ़गानिस्तान और च इंडिया दोनों उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आइंदा आने वाले दिनों में खुदा ना ख़ास्ता ऐसी कोई चीज़ दिखाई देती है कि पाकिस्तान में दोबारा से दहशतगर्दी सर उठा ले, या पाकिस्तान जो अपने अहदाफ हासिल करने की कोशिश कर रहा है, उसमें खुदा ना ख़ास्ता कोई नाकामी हो जाए, ऐसी कोई चीज़ पाकिस्तान के चार्ट में दिखाई देती है आपको? ये आप बताएंगे मुझे। मैंने आपको जंग से पहले ही कहा था कि ये जो अफगानिस्तान वाला फेज है, वेस्ट साइड पाकिस्तान के जो पड़ता है, चाहे अफगानिस्तान हो चाहे ईरान हो, इन दोनों के जायचे में सेवेंथ हाउस वीक है। इनके खिलाफ जो भी लड़ने जाएगा ना, वो टारगेट तो अचीव कर लेगा, लेकिन आप ये बोलें विनर होगा, दैट्स वेरी डिफिकल्ट। इसी वजह से समहाउ कोई एक रिस्ट्रेन करने का, मुजाहरा करने की रिक्वेस्ट आई है, या यूं कहा जाए पीछे हटने की रिक्वेस्ट आई है, तो एक ही बात है। तो आने वाले दिनों में मैंने जैसे कहा है, इंडिया की तरफ से बहुत ज्यादा हालात खराब होने के चांसेस दिख रहे हैं। और आपने अप्रैल के महीने के हवाले से बताया था कि पाकिस्तान में प्रोटेस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ ये प्रोटेस्ट नहीं भी करती, तो लोग सड़कों पर आएँगे, और अब कहा जा रहा है कि 10 तारीख के बाद पाकिस्तान भर में हड़तालें शुरू होने वाली है, क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेज़ बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी हैं। लोग गुर्बत से मर रहे हैं। सर, इसका फ़ायदा पीटीआई को क्या हो सकता है? क्या पीटीआई भी एहतजाज करेगी और पीटीआई कोई ऐसा लाएअमल तय कर सकती है जिससे हुकूमत का तख्ता पलट दिया जाए? क्योंकि हमने देखा है पाकिस्तान के मादी में जब भी ऐसे हालात आए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ऑपोज़िशन में जो होती हैं, उसको फ़ायदा लाज़िमन हुआ है। क्या पीटीआई इससे कोई फ़ायदा हासिल करती दिखाई देती है? पीटीआई अभी अपने मसाइल से तो निकले सर। अभी मसाइल में ही उलझी हुई है। मुझे ऐसा लगता है 15 या 20 तारीख के बाद पीटीआई कम बैक करेगी, उससे पहले नजर नहीं आता। और ये जो प्रोटेस्ट का सिलसिला है, ये अभी कंटिन्यू रहेगा, आगे पीछे आगे पीछे। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर कोई एक झड़प हो गई इंडिया से, तो ये चीजें फिर थोड़े टाइम के लिए जो है साइडलाइन होंगी, क्योंकि वो हालात ऐसे होते हैं। लेकिन जो प्लानिटरी पोजीशन है, उसमें ऐसा लग रहा है एक्चुअल में जून के बाद आवाम के हाथ में बहुत कुछ लगेगा पाकिस्तान के। लगने से मुराद ये है कि रिकवरी नहीं, जो हालात होंगे वो आवाम की तरफ, या आवाम जो है हालात को अपने कंट्रोल में करने शुरू कर देगी। जो अभी गवर्नमेंट के हाथ में चीजें हैं, वो आवाम के हाथ में पॉसिबली चली जाएंगी, और वो आवाम जो है फिर फैसले लेने के लिए रोडों पर होगी। तो ये ऐसा लगता है कि ये भी सिलसिला ऑन एंड ऑफ रहेगा यहाँ से जून तक। जून के बाद जो है, जैसे हम जून जुलाई अगस्त में जाएंगे, तो चीजें बहुत ज्यादा आपको वन साइडेड दिखेंगी, और उसमें आवाम और जो कोर्ट्स हैं हमारे, जहाँ जजेस फैसले लेते हैं, अदालतें, ये भी बहुत एक्टिव होती हुई नजर आ रही हैं। ओके सर। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन करूँगा, प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। खान साहब के हवाले से हम ये फर्स्ट टाइम इतना देख रहे हैं। 3 साल हो चुके हैं वो जेल में हैं, और 3 साल में हमने कभी नहीं देखा कि खान साहब को लोग भूल चुके हों। सर, अब सिर्फ़ चंद लोग ही खान साहब का ज़िक्र करते हैं। इमरान खान साहब से मुतल्लिक इतनी बातचीत नहीं हो रही। इवन कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग के दौरान भी खान साहब का ज़िक्र कहीं न कहीं हो रहा था। लेकिन जब से ये ईरान और अमेरिका की जंग चलनी शुरू हुई है, खान साहब को ऐसा लगता है कि किसी ने सेट असाइड कर दिया। उनसे उनके मुतल्लिक ना कोई कैम्पेन हो रही है, ना उनसे मुतल्लिक कोई बातचीत की जा रही है, ना उनके केसेस से मुतल्लिक कोई बातचीत की जा रही है मीडिया में। क्या देख रहे हैं कि ये कौम क्या खान साहब को भूल चुकी है? क्या ये खान साहब को डिज़र्व नहीं करते? खान साहब ने तो कहा था कि मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। महँगाई भी अपने पीक पे पहुँच चुकी है, पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है। क्या खान साहब को लोग वाक़ई भूल चुके हैं, या खान साहब कमबैक करेंगे? खान साहब कमबैक तो करेंगे, लेकिन मेरी डायरी में मैंने उनका चैप्टर जरा क्लोज किया हुआ है कुछ टाइम के लिए, जब तक कि उनकी लाइफ में एक मेजर इवेंट नहीं आता।
मैं तकरीबन 2 साल से जो है कंटिन्यूसली उनके ऊपर बहुत सारी जो है अपनी एनालिसिस आपके साथ शेयर की हैं, लेकिन उसमें से कुछ मिलती हैं कुछ नहीं मिलती। दैट्स व्हाई आई कम टू द कंक्लूजन कि उनकी बर्ड डिटेल सही नहीं है। अगर बर्ड डिटेल सही नहीं होंगी तो हवा में तीर मारने का कोई फायदा नहीं। ईरान ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है और दावा किया है, ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि पासदार इंकलाब ने तल अबीब में मुसाद के हेडक्वार्टर को मिसाइल हमले से तबाह कर दिया है। सर, इसके अलावा एक बड़ी खबर यह है कि ईरान की जानिब से कोई तजदीद की जा रही है, लेकिन जो सऊदी अरब की तरफ से कहा जा रहा है कि रियाज में अमरीकी सफारत खाना जो है उसको भी तबाह कर दिया गया है ईरान की तरफ से। लेकिन ईरान ने कहा है ये हमने नहीं किया, ये इसराइल की तरफ से किया गया है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे कहा है कि ईरान के पास बाकी हैं, अगर आपने हरमज ना खोला गया तो हम आखिरी हमला कर देंगे। सर, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कह दिया गया है कि हम आखिरी हमला करने वाले हैं। ये आखिरी हमला कितनी शिद्दत का हो सकता है? क्या इसमें कोई एटॉमिक एलिमेंट भी आपको दिखाई दे रहा है? और अब तक ईरान का पलड़ा भारी रहा है। क्या इस हमले के बाद, जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं 48 घंटे के बाद, या टाइमलाइन जो दी गई है, क्या गेम पलट सकती है? आइंदा आने वाले दिनों में आपको दैचा क्या बता रहे देखें सर, अगर मैं जायचे के हिसाब से बात करूं तो मैं सबसे पहले ट्रांजिट की बात करूंगा। ट्रांजिट के हिसाब से 6 अप्रैल को मून ट्रांजिट करने जा रहा है स्कॉर्पियो में, जिसको कमर दर अकरब भी कहते हैं। कमर दर अकरब में कहा जाता है कि वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ जाती है दुनिया में, किसी भी तरह की न्यूज़ हो सकती हैं, अफवाहें हो सकती हैं, या रियलिटी में कोई ऐसा सरप्राइज आ सकता है जो दुनिया को शॉक में डालता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको ट्रांजिट की बात की। अगर मैं ईरान के जायचे पे बात करूं, ईरान के जायचे में ये चौथे घर में होगा, और उसका एस्पेक्ट 9वें में पड़ रहा होगा। तो ऐसा लगता है कि चौथे से जो एक ट्राइन बन रहा है मार्स के साथ, मर्क्यूरी और सन के साथ, तो ऐसा महसूस होता है कि ईरान अभी बहुत ज्यादा ऐसे मामलात से बाहर आ चुका है। उनके लिए अब कोई बड़ा सरप्राइज बाकी नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये है, ईरान दुनिया को सरप्राइज दे सकता है। इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि ईरान में कार्रवाई नहीं होगी या डोनाल्ड ट्रंप हार जाएंगे, ये मतलब नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये है कि पहले तो फरवरी मार्च में ईरान को सरप्राइज मिला, बड़ी शहादतें हुई, बहुत नुकसान हुआ, लेकिन अभी भी नुकसान नजर आता है ईरान में, लेकिन सरप्राइज मिलेगा दुनिया को, ईरान को नहीं मिलने वाला। तो ये बात तो क्लियर हो जाए कि ये जो 48 घंटे हैं, एक तरह से ऐसा लगता है कि वाकई कुछ होने वाला है नेक्स्ट वीक में, अगर मैं ट्रांजिट को देखूं तो। ओके सर। अच्छा सर, अगर ईरान की तरफ से कोई एटमी तजर्बा कर दिया जाता है तो जो माहिरीन हैं, दफाई तजियाकार हैं, उनके मुताबिक ये जंग यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अगर मुखालिफ जो मुल्क है उसके पास भी अगर एटॉमिक पावर आ जाए तो फिर दो मुल्क आपस में ले लड़ते हुए जंग को ख़त्म कर देते हैं। आपको क्या दिखाई देता है? क्या आइंदा चंद दिनों में ईरान कोई तजर्बा कर सकता है? क्योंकि कई लोग ये भी दावा करते हैं, अक्सर कहते हैं बड़े कॉन्फिडेंस से, कि ईरान ने एटमी तजर्बा करना नहीं है बल्कि वो पहले कर चुके हैं और एटॉमिक पावर इस वक्त हैं। क्या वाकई ईरान ऐसा कोई सरप्राइज दे सकता है कि तजर्बा कर दे कोई? मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अगले हफ्ते करने जा रहा है। अलबत्ता मैं भी इस बात के इत्तेफाक करूंगा कि उनके पास एटॉमिक पावर है। अगर आप मैं गलत अपनी रीडिंग नहीं कर रहा तो मुझे पिछले साल से लग रहा है कि उनके पास एटॉमिक पावर है, या वो बहुत ही करीब है। ये जो पिछले साल भी दावा किया गया था कि हमने एटॉमिक से रिलेटेड सब चीजें निस्तो नाबूद कर दी हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था ऐसा नजर ही नहीं आता। बल्कि ईरान का मुश्किल वक्त आ रहा है, और उस मुश्किल वक्त के बाद जब वो सुरखरू होने वाले हैं वो आपको सरप्राइज देंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये अगले हफ्ते में कोई एटॉमिक पावर या ऐसा कोई टेस्ट करने जा रहा है ईरान। अलबत्ता एक चीज बहुत है कि वो बहुत स्ट्रांग है इस वक्त। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि क्या पहले के हमलों में स्ट्रांग थे या अभी, तो मैं कहूंगा 2 अप्रैल ऑनवर्ड ईरान बहुत स्ट्रांग सिचुएशन में है। ओके सर। अच्छा सर, यूरोप के जो हुक्मरान हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट दिखाई दे रहे हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप को भी बुरा कह रहे हैं, एक दूसरे को भी बुरा कह रहे हैं, किसी चीज़ पे इत्तेफाक नहीं कर पा रहे। हुआ ये है कि उनका जो उनका पेट्रोल और गैस की सप्लाई है वो रशिया की तरफ से ऑलरेडी बंद है, क्योंकि वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं रशिया के खिलाफ।
उन्होंने ये सोचा था कि हम अपना पेट्रोल और गैस जो है सऊदी अरब से, बहरीन, कतर वगैरह से ले लिया करेंगे। लेकिन ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो है ये बंद होने के बाद उनका ये भी सिलसिला खत्म हो चुका है। इसके बाद सर वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आने वाले दिनों में कोई अचानक महंगाई में इज़ाफ़ा हो सकता है, रिसेशन और कोई बड़ा ग्रेट डिप्रेशन की तरह का कोई माहौल बन सकता है। आप क्या देख रहे हैं कि यूरोप में वाक़ई ऐसी कोई चीज़ है जो यहाँ के हुक्मरान देख रहे हैं आने वाले दिनों में? क्या वाक़ई ऐसी कोई चीज़ आने वाली है यहाँ पे? सर दो चीजें यूरोप के हिसाब से याद रखिएगा। जिस तरह यूके अलग हुआ था, एक उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है ब्रेक्सिट, ठीक है। इसी तरह यूरोप भी मुझे ऐसा लगता है टूटेगा। यूरोप टूटेगा, इत्तेफाक ना होने की वजह से यूरोपीय यूनियन जो बनी हुई है वो अब नहीं रहेगी। इसमें से कुछ और मुल्क अलहदा होते हुए नजर आएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस साल के सेकेंड हाफ में यूरोप में भी रिसेशन आएगा। पहले अमेरिका में आएगा, देन यूरोप में, एंड देन फिर साउथ एशिया में। साउथ एशिया में तो लास्ट आने से पहले ही उधर, मतलब आना तो एक्चुअली में अगले साल के शुरू में था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि असरात अभी से पूरी दुनिया में आ रहा है। असरात पूरी दुनिया में अभी से ही आ रहा है। ओके सर। अच्छा सर, रिसेशन तो पूरी दुनिया में अभी देखने में आ रहा है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद जो सारी चीज़ों की कीमतें हैं वो भी बढ़ी हैं। आप क्या देख रहे हैं? आपने इंटरनेट के हवाले से भी बताया हुआ है कि इंटरनेट के हवाले से भी कोई सरप्राइज़ मिल सकता है, अचानक कोई बंदिश हो सकती है, कोई नई टेक्नोलॉजी आ सकती है। इसके अलावा सर मज़ीद आप क्या देख रहे हैं? क्या इसमें क्या कहते हैं कि जलती पे तेल का काम कुदरती आफ़ात कर सकती हैं? क्या वो टाइम आ चुका है कि कुदरती आफ़ात भी अपना सिलसिला यहाँ से शुरू कर दें? डेफिनेटली सर आ गया। अगर आप पाकिस्तान को ही देख लें, हम हर मुल्क पे नहीं जाते हैं क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ एट अ टाइम मोमेंट चल रहा होता है, लेकिन न्यूज़ में वही आता है जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो। लेकिन फिलहाल हमारा फोकस अगर पाकिस्तान, अमेरिका या यूरोप में है, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में कुदरती आफात का एक सिलसिला आपने देखा है पिछले 2 अप्रैल से। मेरे ख्याल से एकदम से बारिशें, जलजले, ये चीज़ों का आगाज हो चुका होगा। और ये स्पेशली सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन में एक जो इन्फ्लुएंस राहु का होता है, इससे अर्थक्वेक बहुत आते हैं। तो अर्थक्वेक इस वजह से पाकिस्तान में फील हो रहा है, बल्कि ये पूरी दुनिया में आएंगे। बैक एंड फोर्थ, मतलब टिल मई जून तक ये ऐसे सिलसिले रहेंगे। उसके बाद ये जो है सुनामी की वार्निंग्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएंगी, क्योंकि जुपिटर जून में एंटर होगा कैंसर में। ओके सर। अच्छा सर, यूएई ने अपना 2 अरब डॉलर का जो कर्ज है जो उन्होंने पाकिस्तान को दिया था, वो अब वापस मांग लिया है। काफी तवील अरसे से ये उसको रोल आउट करे जा रहे थे, लेकिन अब आखिरकार उन्होंने कहा है कि हमारे पैसे अब हमें वापस दे दें, और पाकिस्तान ने भी फैसला किया है कि इस महीने वो पैसे उनको रिटर्न कर दिए जाएंगे। सर, ऐसे क्या हालात हो गए? यूएई तो एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसके रिजर्व भी बहुत ज्यादा है, उसके लिए 2 अरब डॉलर तो मेरे ख्याल में इतनी बड़ी रकम नहीं है कि वो पाकिस्तान से एक ऐसी सिचुएशन में कि पाकिस्तान ऑलरेडी परेशान है वो पैसे मांग लें। क्या पाकिस्तान के गल्फ कंट्रीज से खुदा न खास्ता ताल्लुकात अब खराबी की तरफ जा रहे हैं या बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? क्या देख रहे हैं आप? इसका जवाब मैंने आपको 2-3 दिन पहले दिया था कि जिस वक्त पाकिस्तान सबका लाडला बना हुआ था और जो है एग्रीमेंट टेबल पे लाने के लिए कोशिश कर रहे थे, मैंने आपको उस टाइम भी कहा था मार्स ने ट्रांजिट करनी है अगर 12th हाउस में पाकिस्तान की, तो वो बहुत ज्यादा ट्रबल बनाएगा पाकिस्तान के लिए। सबसे पहले 2 अप्रैल को तो बम फटा पेट्रोल का। उसके बाद जो वो एक टेबल पे लाने के लिए एग्रीमेंट, सीज फायर, सब कुछ करने के लिए बैठे हुए थे, वहां से उनको शिकस्त मिली। तो मैं तो ये नहीं कहूंगा शिकस्त मिली, लेकिन एक तरह से वो टेबल टर्न अराउंड हो गया। वो जो सोच रहे थे, जिसमें जा रहे थे, जिस फ्लो में जा रहे थे, वो फ्लो ब्रेक हुआ। फिर ये एकदम से कर्जे की रीपेमेंट वापस। तो ये जो सिलसिले हैं पाकिस्तान के लिए अप्रैल में बहुत टफ नजर आते हैं मुझे। मैंने आपको बहुत दफा पहले भी वीलॉग में बताया है, अप्रैल ऑनवर्ड पाकिस्तान में महंगाई का सुनामी, ये मेरे अल्फाज थे पहले भी, मुझे याद है। और मैं अभी भी इसीलिए बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान में अभी हालात अच्छे नजर नहीं आ रहे मुझे। ठीक। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त प्रोडिक्शंस आपने शेयर किए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने भी वक्त निकाला। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।